हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 8 बजे हैं और आज आपकी हैवी डिमांड के बीच जो जरूरत से ज्यादा आपने डिमांड किया, अपने दिग्गज को इस मंच पे फिर से आमंत्रित करने के लिए, उस दिग्गज को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। नाम है उनका डॉक्टर निजाम। आज उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट ट्रेनिंग होगी। कंप्लीट ट्रेनिंग का तात्पर्य है सारे बेसिक टर्म एंड टर्मोलॉजी को इलस्ट्रेटिव वे में एक्सप्लेन करेंगे ये। तो आप डायरी और पेन की व्यवस्था अपने पास रखें और जो हम लोगों ने परंपरा की शुरुआत की है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, आप जिसे भी मानते हैं, उनके ध्यान करने का भी वक्त हो चला है। तो आप जहां भी हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, आप अपनी आंखें बंद करें और जिसे भी आप मानते हैं, आंखें बंद करके उनका मंत्रों से उच्चारण करें 20 से 40 सेकंड के लिए। मैं आपको फिर से दोबारा याद दिला दूंगा। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईश्वर का ध्यान किया। बड़ी मन को शांति मिलती है ये कर्म करने से। तो अब देर ना करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं ये ट्रेनिंग नहीं लेने जा रहा, ना मैं कुछ ज्यादा सिखाने में आज वक्त बर्बाद करूंगा। आज कंप्लीट ट्रेनिंग समर्पित है डॉक्टर निजाम जी को, जो अपने अंदाज से आपको सिखाएंगे। श्रीलंका में भी इन्होंने काम किया, सीखा, इन्होंने एहसास किया, जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने कनेक्ट किया है। और आपके समक्ष अपनी जिंदगी के नॉलेज को जब ये शेयर करेंगे तो आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। जिंदगी में आप एहसास कर पाएंगे किन प्रारूपों को मद्देनजर रखते हुए 3 जुलाई 2018 के बाद से रेनेटस वेलनेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और किस प्रकार आज रेनेटस वेलनेस सारे रूल एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहा है। किन परिस्थितियों को एहसास करते हुए रेनेटस ने सारे सिद्धांतों को एक डिफरेंट मोड में कनेक्ट कर दिया है। आपको सब कुछ एहसास करने का मौका मिलेगा, क्योंकि भारत में जब जब एथिक्स की बात आएगी तब तक आपको रेनेटस वेलनेस नंबर 1 पोजीशन पे दिखाई देगा इस साल के अंत तक। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो देर ना करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं डॉक्टर निजाम साहब। आप आए, पूरा भारतवर्ष आपको एहसास करने के लिए तैयार है, आपको सुनने के लिए तैयार है। सभी की कमेंट्स को आप महसूस कर सकते हैं। तो सर निजाम। हेलो सर, मेरी वीडियो, हाँ दोस्तों नमस्कार। आवाज सब कुछ दिखाई दे रही है सर, क्लियर? आवाज सही आ रही है सर? आवाज भी सही आ रही है, आप भी बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर एम.टी. निजाम, बाय प्रोफेशन आई एम थेरेपिस्ट एंड नाउ ए डे वर्किंग विद दिस स्पेशल company and product Renetas Wellness and Renetas Nova. This is my pleasure to present myself. This is a beautiful honor to me to present myself on this beautiful platform. दोस्तों मैं आज आप लोगों के समक्ष, आप लोगों का जबरदस्त प्यार जो मुझे मिला है उसकी वजह से, और ऋषिकेश पाठक जी के सहयोग और समर्थन की वजह से, और रेनेटस वेलनेस के इस प्लान और इस प्रोग्राम की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और बहुत धन्य मानता हूं कि मुझे यहाँ पर आप लोगों की दोबारा डिमांड की वजह से प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ आप सब लोगों के प्यार का। दोस्तों माई सेल्फ डॉक्टर एम.टी. निजाम वंस अगेन, और आई एम प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय मोहम्मद याकूब जी, ही इज फ्रॉम लखनऊ। और मैं तमाम अपनी हेल्पलाइंस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज उनकी बदौलत मुझे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का मौका मिला। दोस्तों जब मुझे मालूम हुआ इस प्रोडक्ट के बारे में तो मैं गदगद हो गया और मुझे एकदम विश्वास भी नहीं हुआ, जैसा कि सभी लोगों को होता है। इसके साथ साथ मेरी लवली ग्रो लाइन जितनी भी है, जिनकी वजह से, जिनके प्यार की वजह से, और जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया कि मेरी हर उस बात को, उन पद चिन्हों को अक्षरश मानते चले गए और कंटिन्यूसली ग्रो करते चले गए। खुद भी ग्रो कर रहे हैं और मुझे भी इस लायक बनाया कि मैं आज
आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्लोगन है हमारे देश में कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। तो आज हम सिर्फ पहले सुख की बात करेंगे, निरोगी काया। निरोगी काया बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक बेहतरीन शरीर, स्वस्थ और सुंदर शरीर दिया है। और ये स्वस्थ और सुंदर शरीर जो है, ये हमारा मंदिर है, और इस मंदिर की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा परम दायित्व है दोस्तों। और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए, लेकिन आज होता क्या है, हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि शायद ये हमें बिल्कुल फ्री में मिल गया है, जबकि जितनी भी मशीनरीज हमारे घर में है वो पैसा खर्च करके आती हैं, तो उसको टाइमली हम लोग सर्विस करवाते हैं, टाइमली उसकी मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। एक बहुत बड़े थिंकर हैं जेबी मटारी उनका नाम है, और उनका कहना है कि वी स्पेंड आवर हेल्थ in gaining our wealth. We spend our health in gaining our wealth, but after some time we have to spend our wealth to regain our health. तो दोस्तों होता क्या है कि हम अपने जितना भी हेल्थ है, जितना भी स्वास्थ्य है, उसको खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम अब पैसा कमा सकें। यहाँ पर जबरदस्त पैसा यहाँ पर हम कमाना चाहते हैं, इसलिए उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ समय के बाद में हमें पता चलता है कि हमने पैसा तो कमा लिया, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने प्रॉब्लम्स अपने अंदर इकट्ठी कर ली, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, बिल्कुल खटिया पे पड़ने का वक्त आ जाता है। तो जब उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो दोबारा हमें अपनी जो वेल्थ हमने यहाँ से अर्न की है, उसको दोबारा हमें री इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी हेल्थ को रीगेन करने के लिए। लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी है, और अगर आप ऐसा करने में सफल भी होते हैं, तो आप वापस उसी चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं जहां से आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी। तो मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूंगा धीरू भाई अंबानी, जिनको आज सारा देश, सारी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जिस टाइम वो हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, उसी साल उनको पैरालिसिस का अटैक आया दोस्तों। उनकी सारी दौलत रखी की रखी रह गई, और कोई भी उनके काम नहीं आ पाई। तो ऐसा हमें किसी के हमारे साथ ना हो, ये हमारा परम उद्देश्य और परम धर्म होना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर करें, और साथ ही अपने नियर एंड डियर्स के भी मदद कर पाए। अब बात आती है कि दोस्तों हेल्थ किसको कहते हैं। होता क्या है कि जब हम अपनी दुनिया की भागदौड़ में इन चीजों पे लगे रहते हैं ना, तो अपने ऊपर से ध्यान ही हट जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान हट जाता है, और हम सिर्फ मेटलिस्टिक वर्ल्ड की अर्निंग के ऊपर ध्यान देते हैं और उसी में लगे रहते हैं। किसी शायर ने कहा है, मेरी आदत है अक्सर कि कुछ बोल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पसंद है चीजें, इसलिए हो सकता है आपको ना लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, कि किसी शायर ने कहा है कि न खुशी बेच पाता हूँ, न खुशी खरीद पाता हूँ, न गम बेच पाता हूँ, न खुशी खरीद पाता हूँ, न गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों रोज कमाने जाता हूँ। तो दोस्तों यही कुछ हालात हमारी जिंदगी के, हमारे अपने सभी लोगों के ऐसे हालात चल रहे हैं। अब जब हेल्थ की बात आ रही है, तो यहाँ पर हमें ये देखना और जांचना परखना पड़ेगा कि हेल्थ पे अब तक जिन लोगों ने थोड़ा सा वर्कआउट किया है, जिन लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की है, उन लोगों का क्या कहना और सुनना है। मैं क्या नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम है, एक बहुत बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, और वो साइंटिस्ट हैं जिनको अपने जीवन में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। उनका नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिन, और उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज लिया। पहली बार उनको विटामिन सी की इन्वेंशन के ऊपर मिला, दूसरी बार उनको एक थीसिस के ऊपर मिला जिसमें उन्होंने बीमारियों के कारणों को डिस्क्राइब किया है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो दोस्तों उनका कहना है कि टुडेज 98%, आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। कल का जो सेशन था वो बिल्कुल एक आउटलाइन में आपको पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको राइट डाउन करेंगे तो 100% आपके जो है बिजनेस में भी काम आएगा, आपकी जिंदगी में भी काम आएगा, आपके समाज में भी ये सब चीजें काम आएंगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रूट के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम लोग ऐसे साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं जो शायद हम लोगों की हर एक की जिंदगी की जरूरत है, मतलब उसके लिए काम की है ये नहीं है, उसकी जरूरत है, बिना उसके शायद हम अपने बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर लाइनस पॉलिन का कहना है कि टुडेज 98% डेथ्स आर ड्यू टू डिजीज, और 90% डिजीज आर कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी। ही फर्दर सेज दैट you can trace every sickness, every disease, every ailment in toxins accumulation in your body. Toxins accumulation ही हमारी बीमारियों का रूट कॉज है। मैं बात कहूंगा आज से 50 साल पहले जब हम लोग किसी के मरने की खबर सुनते थे तो पूछते थे अच्छा उनकी डेथ हो गई, उनकी एज क्या थी। आज हम किसी ऐसी खबर को सुनते हैं तो हम पूछते हैं अच्छा उनकी डेथ हो गई, क्या प्रॉब्लम थी। मतलब परसेप्शन चेंज हो चुका है, हमारा माइंड बिल्कुल ये मान चुका है, तस्लीम कर चुका है कि आज का आदमी अपनी नेचुरल डेथ हो ही नहीं रही है, मर ही नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार होकर मर रहा है।
तो इस चीज से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इसकी बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज ही हमें उन चीजों से बचा पाएगी। आज हम लोग डीप में जाएंगे, उसी के लिए हम आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर हम ये देखें कि आज लाइफ स्पैन हमारा क्या है, जो भगवान ने हमें लाइफ दी थी वो हमारी क्या थी, और दुनिया के तमाम प्राणियों को जो लाइफ दी गई है वो लाइफ क्या है, उसको थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करेंगे, जितने भी प्राणी हैं, जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली जो है वो करीब 3 से 4 साल, 4 से 5 साल ऐसे जीती है। कुत्ता है 12 से 14 साल जीता है। छोटी बर्ड्स है वो 1 से 2 साल 3 साल तक जीती हैं। एलिफेंट बड़ा जानवर है 40 से 50 साल जीता है। स्मॉल फिशेज हैं जो 2 से 4 साल जीती हैं। इसकी वो 40 से 50 साल जीती है। लाइक वाइज इंसान को भी भगवान ने एक लाइफ स्पैन दिया है, और वो लाइफ स्पैन है 100 से 120 साल का। ये सारे प्राणी अपनी जिंदगी को, अपने समय को बिल्कुल उसी तरह से जी रहे हैं, उतने ही समय तक जी रहे हैं जितना भगवान ने उनको दिया है। लेकिन ये जो प्राणी है इंसान, ये अपने लाइफ स्पैन को उतना नहीं जी पा रहा है। रीजन क्या है? आज अगर आपकी और हमारी लाइफ के बारे में पूछा जाए कि कितनी जिंदगी हम जी पाएंगे, तो एकदम आदमी कहता है कि जी 60-70 साल की हमारी लाइफ है। आप इंश्योरेंस कराने जाएंगे, 60 साल से ऊपर पे आपका इंश्योरेंस नहीं होता, मुश्किल से होगा तो 4-5 साल का कर दिया जाता है। गवर्नमेंट भी ये मान चुकी है कि आपकी एक्सपायरी डेट ये है, इसके बाद अगर आप चल रहे हैं तो आप बोनस में चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ स्पैन क्यों कम हो रहा है, बिल्कुल आधे के ऊपर ये आ गया है, क्यों आ पाया है आधे पे। ये चीज को अगर हमने समझ लिया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आगे से हम अपने बचाव में उन तमाम चीजों को का ध्यान रख पाएंगे जो हमारी बेहतर सेहत के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हेल्थ कहते किसको है, हेल्थ किसको कहा जाता है, व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ के लिए जब हम एक आम आदमी से पूछते हैं कि भाई स्वास्थ्य किसको कहा जाता है, तो आम आदमी का कहना होता है कि जी मैं अगर बीमार नहीं हूं तो मैं हेल्दी हूँ। ऐसे ही ज्यादातर लोगों के जवाब होते हैं कि अगर बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, ये माना जाता है समाज में। जबकि इंटरनली हमारा दिमाग इस बात को मानता है कि हेल्दी ना होना, बीमारी का ना होना हेल्दी होने की गारंटी या निशानी नहीं है। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी एक बेहतरीन डेफिनेशन दी है, और उसका कहना है कि हेल्दीनेस इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलबींग दैट इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी केवल बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है, आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत और स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप कंप्लीटली हेल्दी कहलाएंगे। तो ऐसा है, अगर समाज में तिरस्कार मिल रहा है तो भी आपको टेंशन होगी, आपका हेल्थ डिस्टर्ब होगा। अगर आर्थिक स्थिति डावाडोल है तो भी आपको हेल्थ टेंशन होगी, आपको आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। इसी तरह से मानसिक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मानसिक नहीं है तो फिर हो सकता है आपको आगरा या बरेली भेज दिया जाए, तो वो भी चीज जरूरी है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शारीरिक तो हम मानते ही हैं सब लोग, है ना। लेकिन अब बात अगर आगे बढ़ती है तो बीमारियां अगर ये पता चल जाए, देखिए किसी भी समस्या का अगर हमें कारण पता चल जाए ना, तो उसका समाधान निकालना आसान हो जाता है। बीमारी का कारण खोजना, जानना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए डॉक्टर्स किसी भी बीमारी से पहले उसको प्रॉपर वे में डायग्नोस कराते हैं। एक पूरा प्रोसेस चलता है डायग्नोस का। सबसे पहले एग्जामिन होता है, उसके बाद डायग्नोस होता है, उसके बाद प्रेस्क्राइब किया जाता है, तब आपको सजेशन दिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में इस प्रोसेस के ऊपर थोड़ी सी निगाह डालेंगे कि बीमारियां क्यों होती हैं, अगर इस चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बीमारी जो मेडिकल साइंस जो कहती है कि बीमारियां क्यों होती हैं, उसके बेसिक 4 रीजन मेडिकल साइंस ने दिए हैं। सबसे पहला रीजन है जो डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है, मतलब बीमारियों जो डेफिशिएंसी, किसी भी तरह की जो कमी होती है, यानी हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स की कमी से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसको डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। तो पहला कारण है डेफिशिएंसी डिजीज। दूसरा कारण है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है वंशानुगत कोई चीज चली आ रही है। मेरे ग्रैंडफादर को डायबिटीज थी, मेरे फादर को भी डायबिटीज हुई, मुझे भी हो गई और मेरे बेटे को भी हो गई। तो ये वंश में, जीन्स में होते हुए ट्रांसफर हो रही है, दैट वी कॉल हेरिडिटी। और हेरिडिटी 3 से 4% है, इसलिए ये काउंटेबल नहीं है, उधर निगाह भी नहीं जाती है, क्योंकि ये एक्सीड भी नहीं हो रही है ना। तो इसलिए वो काउंटेबल नहीं है, बट ये एक कॉज है। दिस इज वन ऑफ द कॉजेस अमंग देम। तो उसके बाद तीसरा एक कॉज है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनल सिस्टम के वीक होने से जो बाहरी आक्रमण होते हैं रोग, जीवाणुओं, कीटाणुओं और विषाणुओं के, उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा बढ़िया इलस्ट्रेशन हमने पिछले 2 साल पहले देखा, जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल की आपत्ति और विपदा हमारे ऊपर आई। ये नेचुरल कैलेमिटी जो थी, इसने हमें सजग करा दिया और सब लोग अवेयर हो गए कि ये इम्यूनिटी क्या होती है। आज आप किसी अनपढ़ गंवार आदमी से भी ये पूछेंगे, भाई
आप भाई इम्यूनिटी को जानते हैं, ये क्या होती है इम्यूनिटी, तो वो आपसे डेफिनेटली ये कह देगा कि हाँ जी, इम्यूनिटी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी हमारे शरीर का वो फोर्टिफिकेशन होता है जो रोगों को हमारे शरीर में आने से रोकता है, उसको इम्यूनल सिस्टम कहा जाता है। अगर वो मजबूत नहीं है तो बाहर से बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर एंटर हो जाएंगी। तो वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है कि हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे डिटेल में। उसके बाद चौथा और लास्ट कारण जो है वो है हम लाइफ स्टाइल डिजीज। ये चौथी फोर्थ टाइप ऑफ डिजीज है, आप कह सकते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल जो है वो हमारा पूरी तरह से काफी हद तक चेंज हो चुका है, मतलब मैं कहूँ कि 90% 80% चेंज हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगा कि आज 90% हमारा लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बिल्कुल कन्वर्ट हो गया है। अब हमें उसे दोबारा से रिगेन करना है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम प्रगति मान रहे हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे दुनिया प्रगति कर रही है ना, वैसे वैसे अपने पतन की तरफ भी जा रही है। पतन हमें दिखाई नहीं दे रहा, प्रगति दिखाई दे रही है दोस्तों। प्रगति की इस चमक में, इस चकाचौंध में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम एक ऐसी खाई, एक ऐसे गड्ढे की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें 100% गिरना ही गिरना है। आप चाहते हुए भी अपने आप को नहीं बचा सकते। और इसीलिए आज जितने भी डॉक्टर्स हैं जो बीमारियों के, डिजीज के कॉज के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में बेहतरीन जानकारी रखते हैं, जानते हैं, सब कुछ होते हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स को डायबिटीज होती है, डॉक्टर्स को हाई ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर्स को कार्डिक प्रॉब्लम्स होती है, डॉक्टर्स को आर्थराइटिस होता है। वो तमाम बीमारियां जो एक जनरल आदमी को, एक लेमैन को होती है, वो तमाम बीमारियां डॉक्टर्स को भी होती है। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से हमें इसको सॉल्यूशन करना। एक्चुअली बीमारी जो है ना, इंग्लिश में कहा जाता है डिसीज। तो डिसीज का मतलब होता है ईज, एक वर्ड है, ईज का मतलब आसानी, सुगमता, अच्छापन, इसको ईज कहा जाता है, बेटरमेंट को ईज कहा जाता है। इसका अपोजिट है डिसईज, यानी परेशानी, दुख, दिक्कतें, ये सारी चीजें डिसीज में आती हैं। यानी एक ऐसा शरीर जो परेशानी में है, इसका मतलब वो डिजीज है। तो हमारा सारा शरीर डिजीज है। हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, अगर उन सब के कहीं भी चेकअप कराए जाए तो मुझे उम्मीद है कि 100% नहीं तो 95%, क्योंकि बहुत सारे लोग रिनोवियन जो है वो तो पिछले कई लंबे समय से आज रेनेटस नोवा को यूज कर रहे हैं। और मैं बहुत अच्छे तरीके से कहूंगा कि सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक बेटर प्रोडक्ट उनके हाथ में है, जिसकी वजह से वो अपने स्वास्थ्य को सेव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, डिसीज जो है मतलब बीमारियों का होना जो है वो डिसीज कहलाता है। मतलब एक ऐसा शरीर जो परेशानी में है, वो परेशानी किसी भी तरह से हो सकती है। उस परेशानी के लिए अगर बात की जाए तो परेशानी का जो कारण है, जैसे हम आयुर्वेद में, अब हम इसको थोड़ी आयुर्वेद की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिसका जो है उद्गम महर्षि चरक के द्वारा आज से 5000 साल पहले किया गया। इस आयुर्वेद की जो पद्धति है, इसका जो इतिहास है वो आज 5000 साल पुराना इतिहास है, और महर्षि चरक ने इसकी शुरुआत की। और मैं गर्व के साथ ये बात कहूंगा कि आज विश्व में आयुर्वेदा को जो सफलता मिल रही है, विश्व में आयुर्वेद को जो तरजीह दी जा रही है, जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसके पीछे दो ही रीजन है। क्योंकि जो स्थिति आज हमारे देश की है, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो डेवलपिंग के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लाइफ स्टाइल चेंज होती है। तो उन चीजों को जब हम यूज करते हैं, हम अपने अंदर लेके आते हैं, आत्मसात करते हैं, तो उसका दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की और सोचा कि भाई ऐसे कौन सी पैथी है जिससे हम इन चीजों से बचा जा सकता है। क्योंकि आज वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी कंट्री हैं वो सारे एलोपैथिक के ऊपर डिपेंड है। मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि सारी पैथीज अच्छी हैं। और जब हम परेशानी में आते हैं, जब एक्सीडेंटल केस होते हैं, जब एकदम विपदा हमारे ऊपर आ जाती है हेल्थ के ग्राउंड पे, तो हम एलोपैथी में ही जाके अपने आप को क्योर कर पाते हैं। वो एक बेस्ट पैथी है। बट वो कब होती है? जब एट द 11th आवर आप पहुंच गए, बिल्कुल आप लबे बाम आ गए, आप बिल्कुल खटिया पे पड़ गए, तब आपको उसकी जरूरत होगी। हम कुछ ऐसा करें, मेरा सजेशन है, हम कुछ ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता अपनाएं कि जिस पर चल के हम बीमार ही ना पड़े तो ज्यादा बेहतर। तो आज वही रास्ता हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद का पर्याय, आयुर्वेद को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, आयु धन वेद, आयु का मतलब हमारा जीवन, वेद का मतलब साइंस, जीवन की वो साइंस जो हमारे जीवन को बहुत सुचारू रूप से आगे चलाने में मदद कर सकता है। मतलब सरलता से सफलता की तरफ का जो ये सफर है, वो डेफिनेटली आयुर्वेद की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है दोस्तों। अब आयुर्वेद से हम दूर क्यों हो गए? क्योंकि भारत की एक ऐसी पैथी जिसको जो है आज पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है, और लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है, उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की तो उनको दो चीजें यहाँ पर नजर आई। सबसे पहली चीज तो आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है
जिससे बीमारी को क्योर किया जा सकता है, बीमारी कंप्लीटली ठीक होती है। पहला बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा एक और प्लस पॉइंट है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता दोस्तों, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी इसके साथ में है जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और हम सब लोग भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो ये है कि ये बहुत लंबा समय लेती है। और शायद इसी वजह से हम आयुर्वेद से अपने आप को कन्वर्ट करके किसी और पैथीज की तरफ जाना शुरू हो गए। तो इसलिए इसका जो लंबा समय था, उन्होंने कहा इसको तो हम कर लेंगे कंट्रोल, और इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। और टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल के बाद जो पैथी निकल के आई, जो एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन आयुर्वेद का और एलोपैथी का निकल के आया, जिसको हम लोग नया नाम देते हैं, और उसका एक नया बेसिक टर्म मैं आपको आज दे रहा हूँ, एलोवेदा को उसको कहा जाता है, कहा जा सकता है एलोवेदा। मैं तो एलोवेदा ही कहता हूँ। रेनेटस वेलनेस जो है, ये ना तो एलोपैथिक कोई प्रोडक्ट है ना आयुर्वेदिक है, ये एक एलोवेदिक प्रोडक्ट है। एलोवेदा का मतलब है एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल, एलोवेदिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। न्यूट्रास्यूटिकल किसको बोलते हैं? न्यूट्रिशंस विद द इफेक्ट और फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशंस विद द इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल इफेक्ट के साथ में दिया जाने वाला न्यूट्रिशन आपको न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है। तो इस तरह से ये जो रेनेटस नोवा है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि एलोवेदा की देन है। अब एलोवेदा कहां पर, यहाँ एलोपैथी का कहां यूज हो रहा है दोस्तों? एलोपैथी के यूज की अगर बात की जाए तो जितनी भी रिसर्च हुई है, आज रेनेटस नोवा जिस रिसर्च के बाद में 6 साल की रिसर्च हमारे साइंटिस्ट की, मैं सैल्यूट करता हूं इन साइंटिस्ट को, जिनकी वजह से, जिनके एक बेहतर टीम ने इसके ऊपर 6 साल जबरदस्त मेहनत की और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो प्रकृति की गोद से निकाल के हमारी आपकी गोद में डाल दिया, उसकी वजह से आज हम अपने जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न बनाने में जो है वो कामयाब हो पा रहे हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है 6 साल तक मेहनत की। उस मेहनत में जितनी भी रिसर्चेज हुई, उस रिसर्च में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो एलोपैथिक टेक्नोलॉजी थी, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से आज एलोपैथी के बहुत सारे जो मेडिसिन हैं उसको इन्वेंट किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर किया गया, पहली चीज। दूसरा, उसका जितना भी रिसर्च प्रोसेस था उसको जब यूज किया गया तो भी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तीसरा, यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए, जैसे जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जो 12 इंग्रेडिएंट्स हमारे इसमें है, मैंगोस्टीन है, आपका सिगरू है, शतावरी है, गोखसुरा है, और आपका जो है वो पुनर्नवा है, ये तमाम जो चीजें हैं, सफेद मुसली वगैरह है, ये तमाम जो चीजें हैं वो जितनी भी हैं वो प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो प्योर आयुर्वेदिक हर्ब होने की वजह से ये आयुर्वेदिक भी है। तो एलोवेदा, इसको हमने इसलिए नाम दिया कि एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा, दैट इज एलोवेदा। तो एलोवैदिक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है हमारा रेनेटस नोवा। आप लोग अपनी जगह पर बैठ के इसके लिए एक बेहतरीन ताली बजा सकते हैं, और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। मुझे इस चीज का एहसास तब हुआ जब मैंने इसके ऊपर 1 महीने अपना टाइम लगा के और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कौन सा आविष्कार दुनिया में आ गया जो सिंगल प्रोडक्ट हमारी तमाम शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं को जो है निदान करने में सक्षम अपने आप को कराए। दोस्तों, सबसे पहली चीज का ध्यान रखिएगा कि रेनेटस नोवा ना तो कोई दवाई है, ना मेडिसिन है, और ना इसको प्रमोट करने वाले लोग डॉक्टर्स हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, मैं उसकी बाद में बात करूंगा, हम लोग उस पर भी आ रहे हैं अभी। ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये बीमारी को ठीक नहीं करता, किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता, ये बीमार को ठीक करता है, यानी आपके सिस्टम को ये मेंटेन करता है, आपके सिस्टम को ठीक करता है। और सिस्टम जब आपका ठीक हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी, आप आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से स्वस्थ ही कहलाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डिसीज, अब ये डिसीज का जो कॉज था वो साइंटिस्ट जो है उन्होंने बताया टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में है। अब टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? टॉक्सिन्स कहते हैं उस जहर को जो चाहते और ना चाहते हुए हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। आयुर्वेद का भी यही फॉर्मूला है। आयुर्वेद कहता है आहार, विहार और विचार, ये 3 चीजें हैं। आयुर्वेद बेस्ड है 3 चीजों के ऊपर, 5 चीजों के ऊपर, 3 चीजों के ऊपर। ये क्या क्या है मैं आपको बता दूं, आहार, विहार, विचार, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, आयुर्वेद के 3 स्तंभ माने जाते हैं, और वो 3 स्तंभ है आपका वात, पित्त और कफ। वात का मतलब गैस, पित्त का मतलब हीट का एक्सेस होना, पित्त का मतलब कोल्डनेस का एक्सेस होना। तो वात, पित्त और कफ, और बेसिकली पंच तत्व से हमारा तमाम शरीर बना है, पंच तत्व से ही तमाम पूरी सृष्टि बनी है, और वही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी ऊपर वाले ने और प्रकृति ने डाले हैं। और ये 5 तत्व वो कौन कौन से हैं, जिसको भगवान कहा जाता है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर।
इसको अगर आप इसको भी अगर एब्रीविएट करेंगे तो ये भगवान हो जाएगा। इसको जोड़ के भगवान बनाया गया है। ये पंच तत्व से ही हमारे जीवन, हमारा सृष्टि, हमारा पूरा संसार इसी पंच तत्व पे डिपेंड है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये पांचों तत्व एक रेशो के साथ में हमारी बॉडी में है। जब इनका रेशो डिस्टर्ब होता है तब हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हेल्थ के ग्राउंड पे प्रॉब्लम में आती है। मैं बात कर रहा था आहार विहार विचार की। आहार का मतलब वो नहीं है जो हम सिर्फ मुंह के जरिए खा रहे हैं। हर वो खाने पीने की चीज आहार हम मानते हैं सही है, लेकिन उसके अलावा भी आहार एक बहुत बड़ा फील्ड है। आहार का मतलब है एवरीथिंग विच इज गोइंग इनसाइड टू योर बॉडी थ्रू योर माउथ, थ्रू योर आईज, थ्रू योर ईयर्स। जो भी आपकी बॉडी में आंखों, कानों और मुंह के द्वारा जा रहा है वो आपका आहार है। आप किस तरह का साहित्य पढ़ रहे हैं, किस तरह के विचार सुन रहे हैं, किस तरह के गाने सुन रहे हैं, किस तरह की मूवीज देख रहे हैं, ये भी आपका आहार है, जो कि हमारे आज के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। परहेज जैसे हम करते हैं ना, बीमार जब हो जाते हैं कुछ चीजों का परहेज करते हैं, उस परहेज में इस परहेज को भी हमें डेफिनेटली शामिल करना चाहिए। तो इसको हम शामिल करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। एनीवे, हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आके अब हो क्या रहा है कि एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारी जो बॉडी है वो बॉडी हमारी क्यों डिस्टर्ब हो रही है? टॉक्सिन्स की वजह से। टॉक्सिन्स कहाँ से जा रहा है? अब हमें थोड़ा सा टेक्निकल में जाना पड़ेगा। हमारा जो टॉक्सिन्स है वो हमारी बॉडी में जाके कर क्या रहा है? ये कौन सी चीज है जो हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब किए दे रहा है? इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये पूरा सिस्टम से चल रहा है। अब सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वी कॉल सेल्स, वो सेल्स है। हम सभी लोग जानते हैं, ये एक अच्छी सी बात है और बहुत कॉमन सी आज के समय में हो गई है कि सेल्स जो है, कोशिका सबसे छोटा यूनिट है हमारा। कोशिका से टिश्यूज बनता है, सेल से टिश्यूज बनता है, रेशे बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है और सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो ये एक पूरा सिस्टम है। इट मींस क्या हुआ कि अगर आपका ये जो सेल्स है ये हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है। अगर आपका सेल्स बीमार है तो आपकी पूरी बॉडी बीमार है। अब होता क्या है, जब हम किसी भी हेल्थ की पैथी में जाते हैं, किसी भी एलोपैथी में कहीं भी जाते हैं, तो एलोपैथी जो है वो हमारे प्रॉब्लम को केयर करती है, क्योर नहीं करती, नहीं कर पाती, क्योंकि उसका जहां तक उसकी रीच है वो वहां तक काम करती है और अच्छा काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि वो केयर कर रही है। वो केयर कर रही है, आपका बीपी बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने की आपको दवा दे दी जाएगी। आपकी डायबिटीज बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने की दवा दी जाएगी। क्योर करने का कोई समाधान निदान नहीं है। अब यहाँ पर क्योर का कैसे है वो हम आगे चलते हैं। तो ये जो टॉक्सिन जा रहा है ये किन चीजों के डिस्टर्ब होने की वजह से जा रहा है? इसके लिए हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझना पड़ेगा। हमारे सेल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है प्योर एयर, प्योर वाटर और प्योर फूड। अब क्या होता है, ये पांच चीजें जो है, ये तीन चीजें सॉरी जो है, इन तीन चीजों के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा सेल्स डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन टॉक्सिन्स पांच छह चीजों की वजह से जा रहा है। तो वो पांच चीज छह चीजें और क्या है उस पर भी हम नजर डालते हैं। सबसे पहला एयर, वाटर, फूड। उसके बाद में आपका आ जाता है बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं केमिकल पॉल्यूशन। ये और दो चीजें उसके अंदर ऐड हो जाती है। कैसे? हवा, पानी और खाने के द्वारा जब हम बीमार पड़े तो हम कहाँ गए? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर ने हमें चेकअप किया, डायग्नोस किया, उसके बाद दवाई लिख दी, दवाई हमने खाई। दवा क्या है? दिस इज फोर्थ पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन। ये हमारी बॉडी में जाके उसको स्वस्थ नहीं कर रहा है, उसको और ज्यादा पॉल्यूटेड बना रहा है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं ना, उनके शरीर को मेंटेन होने के लिए बड़ा समय लग जाता है। इसीलिए उनके शरीर में वो जो चेंजेस आने होते हैं ना, वो बड़ा लंबा समय ले लेते हैं। इसको इम्यूनिटी उनकी वीक हो चुकी होती है पूरी तरीके से केमिकल की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो बेसिकली तीन तरह की बॉडी है, 3 टाइप्स ऑफ बॉडी हम लोग रखते हैं। और हम बॉडी मानते किसको है? जो फिजिकल बॉडी हमें दिखाई दे रही है। तो ये हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी है। मैं इसकी मिसाल दूंगा आपके व्हीकल से, आपके वाहन से, आपकी बाइक से, या आप इसको जो है 4 व्हीलर अगर आप मेंटेन करते हैं, तो जो आपकी एक्सटर्नल दिखाई देने वाली चीज है वो आपकी फिजिकल बॉडी है। इसको आप मैकेनिकल बॉडी कह सकते हैं। ये जो मैकेनिकल बॉडी है, इसको, ये जो है 3 तरह की जो बॉडी बता रहा हूँ, पहली बॉडी है मैकेनिकल बॉडी, जो दिखाई दे रही है, ये सारी मैकेनिकल बॉडी है। उसके बाद दूसरा आता है केमिकल बॉडी। केमिकल बॉडी क्या है? जो भी कुछ आपके बॉडी के अंदर जा रहा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो केमिकल हमारे ब्लड में मिल रहा है, और ब्लड जाके हर ऑर्गन में उसकी सप्लाई दे रहा है, जहां से वो अपने साथ में न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन, वाटर सब लेके जा रहा है और उस सेल्स को प्रोवाइड करा रहा है। और वहां से जब वो बैक होता है तो वहां से लौटने में उस सेल्स की तमाम गंदगी और कचरे को अपने साथ में लेके आता है, यानी टॉक्सिन्स को अपने साथ में वापस लेके आता है। ब्लड का बहुत बड़ा काम है, और अगर हमने ब्लड को ही सही कर लिया
तो हम बहुत बेहतरीन हेल्थ के हकदार हो सकते हैं, हेल्थ के मालिक हो सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी मेडिसिन, जितनी भी सप्लीमेंट्स, जितनी भी चीजें हम ले रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, वो बेसिकली जाके ब्लड के ऊपर ही काम करते हैं। इसीलिए जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट होता है ब्लड का। ब्लड से ही सारी आपकी बॉडी की जो सिचुएशन है वो पता चल जाती है, जो कंडीशन आपकी बॉडी में है वो पता चल जाती है ब्लड की वजह से। तो ब्लड अपने आप में एक बेहतरीन मेडिसिन है, बशर्ते वो हेल्दी हो। आज का हमारा ब्लड हेल्दी नहीं है, उसके अंदर कंटेमिनेशन है, और कंटेमिनेशन का रीजन ये मैंने सारे आपको बताए। उसी तरह से हम बायोलॉजिकल पॉल्यूशन हमारे शरीर में जा रहा है। बायोलॉजिकल पॉल्यूशन कैसे? जब हमें पता चला कि खाना भी आजकल खराब है, हवा भी खराब है, पानी भी खराब है, तो आखिर हम बच्चों को क्या दें? ये एक बहुत बड़ा टेंशन हम लोगों के, जितने भी माँ बाप हैं 40-50 साल की एज के, वो अपने बच्चों को बेटर खान पान देना चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, तो आखिर क्या दिया जाए? तो क्या देती हैं? तो फिर दिमाग में एक बात आती है कि बच्चों को दूध पिलाया जाए। सुबह दूध वाला आता है, दूध वाले से हम बोलते हैं भैया क्या भाव दे रहे हो? उसने कहा जी 60 रुपए दे रहा हूँ या 70 रुपए दे रहा हूँ। तो ठीक है जी, मुझे आपके आगे का प्योर दूध चाहिए। ठीक है बाबूजी, आपको आना पड़ेगा मेरे यहाँ पर। वो आपको सुबह बुला देगा और बताएगा कि मैं आपसे 80 रुपए या 90 रुपए किलो लूंगा। आपने कहा जी कोई बात नहीं है, एक प्योर चीज तो मिल रही है। पता चला आप सुबह ही उसके पास 7 बजे या 6 बजे जब उसने बुलाया, आप घर पे पहुंच गए उसके, और उसने दूध आपके साथ में निकाल के दिया। लेकिन आपके आने से पहले वो गाय के अंदर इतना बड़ा एक 6 इंची का इंजेक्शन लगा के, भैंस के अंदर एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के बैठा हुआ। ये ऑक्सीटोसिन इतनी जबरदस्त, इतना खतरनाक, इतना खराब केमिकल है, वो इसलिए लगाते हैं ताकि उस भैंस के अंदर से पूरा दूध रिलीज हो जाए, उसके अंदर बचा ना रहे। क्योंकि आज की सोच जो है ना, वो कमर्शियल सोच हो चुकी है दोस्तों सभी लोगों की। तो कमर्शलाइज वेज में अगर वो सोचते हैं ना, तभी उनको ये करने पे मजबूर होना पड़ता है कि भाई इसके अंदर इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इसीलिए किसान भी अपने खेतों में मैक्सिमम केमिकल का यूज कर रहे हैं, उसका रीजन भी यही है। तो दोस्तों, वो इंजेक्शन लगा के बैठा हुआ, अब वो जो दूध हम लाके अपने बच्चों को पिला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉल्यूटेड हो चुका है पूरी तरह से। और इस पॉल्यूशन की वजह से, इस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की वजह से, आपको ताज्जुब होगा कि आज से 10 साल 20 साल पहले आपने अपने गाँव में, अपने शहरों में एक प्राणी देखा होगा जो आजकल बहुत कम ना के बराबर दिखाई देता है। और अगले 4-5 साल के बाद में तो हम अपने बच्चों को सिर्फ बुक्स में पढ़ा रहे होंगे कि वल्चर नाम का, वी फॉर वल्चर नाम का एक प्राणी होता था जिसको हम गिद्ध बोलते हैं। वो आज नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं? उसका रीजन भी यही है कि उनको जब जानवर मर जाते हैं तो गांव के बाहर उनको डाल दिया जाता है, और वो उनको उसका जो मांस है, वो मांस वो लोग गिद्ध लोग खा जाते हैं। और गिद्ध की एज बहुत लंबी होती है, 300 400 500 साल तक की एज गिद्ध की होती है। तो वो गिद्ध जो है, अंग्रेजों से पहले का समय देखे हुए ऐसे गिद्ध यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब वो उस मांस को खाते हैं ना, उस मांस के अंदर उस ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का जो असर है, जिसकी वजह से वो गिद्ध भी खत्म होना शुरू हो गए। अब आप आज जाके देखिए गाँव में, गाँव के बाहर आपको कहीं कोई गिद्ध नजर नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड दैट इज कि वो ऑक्सीटोसिन के मांस का जो उसके अंदर यूज हुआ है उसको खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो गई है और खत्म होती जा रही है। तो दोस्तों, इस बात का, अब वो जो दूध हम पी रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ असर हमारे दूध में भी जा रहा है। मैं एक बहुत आपको बहुत रियल फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि भारत में दूध की जो रिक्वायरमेंट है पर डे की, वो है 65,000 करोड़ लीटर पर डे। 65,000 करोड़ लीटर पर डे की दूध की डिमांड है भारत की। और आपको ताज्जुब होगा दोस्तों कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कैटल से, जो जानवरों से निकल के दूध आ रहा है, वो मात्र 14,500 करोड़ लीटर निकल के आ रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देखा जाए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ओनली 25% नियर अबाउट प्रोडक्शन हो रहा है और 100% सप्लाई हो रही है। यानी 75% क्या है? ये 75% वही केमिकलाइज मिल्क है जो हमको सप्लाई किया जा रहा है, दिया जा रहा है। इसको पीने के बाद में आपका और हमारा क्या हाल हो सकता है? मैं तो अक्सर लोगों से मना करता हूं कि अगर आप रेनेटस नोवा को यूज कर रहे हैं तो आप दूध को छोड़ दीजिए, दूध का परहेज कीजिए, मिल्क प्रोडक्ट से आप बचिए, डेयरी प्रोडक्ट से बचिए, कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट से आप बचिए, डेयरी बेकरी प्रोडक्ट से आप बचिए। ये जितने भी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल का यूज होता है। तो उनसे अगर आप बचेंगे तो आप एक बेहतर स्वास्थ्य के मालिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरी तरह की बॉडी थी जो केमिकल बॉडी, जिसकी वजह से ये सारी मशीन चल रही है। ये हमारा बेली है, ये हमारा स्टमक है, ये चल रहा है। और मैं इसको मदर ऑफ ऑल डिजीज कहता हूं। अगर आपका स्टमक, आपका जो गट है, अगर ये डिस्टर्ब हो गया, गुड गट हेल्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुड गट हेल्थ की सबसे बेहतरीन पहचान है कि एक जानवर है, जानवर, गाय, भैंस, ऊंट, बकरा, बकरी और हाथी जैसा बड़ा जानवर, आपको ताज्जुब होगा, आपने देखा भी होगा, बहुत प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ कि जब हाथी चलता है और चलते चलते वो फ्रेश हो जाता है, मतलब उसको कितना मिनट लगता होगा? हाथी जैसा विशाल जानवर मुश्किल से 1 मिनट में, 1.5 मिनट में या कुछ सेकंड में ही वो फ्रेश हो जाता है। और बाकी दूसरे जानवर तो इससे भी कम समय लेते हैं। लेकिन ये जो जानवर है ना, आपको ताज्जुब होगा, हाथी के मुकाबले में कंपेयर करेंगे तो 10 मिनट, 10% भी हम लोग नहीं बैठते। इस जानवर को फ्रेश होने में आधा घंटा चाहिए,
पौना घंटा चाहिए, पता चला पेपर लेके जा रहे हैं, वहां पर बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, बैठती पी के जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का अगर यूज करते हैं तो वो सब वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, तो आधा आधा घंटा वहां पर टाइम गुजारा जाता है, और दुनिया की सारी प्लानिंग वही होती है, वो शांति निकेतन है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बस आदमी जाए और निकले, कुछ ही मिनट और कुछ ही सेकंड के फासले के अंदर आप फ्रेश होके आ जाने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी जो गट है वो बिल्कुल गुड है। गुड गट हेल्थ का मतलब यही है। तो ये केमिकल बॉडी गुड गट हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल बॉडी दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल बॉडी क्या होती है? जो हमारे इंफॉर्मेशन ट्रैक हमारी पूरी बॉडी के अंदर चल रहा है। यानी मैंने कल एक मिसाल दी थी कि आपके कहीं चोट लगी, आपके मच्छर ने काटा आपके लेफ्ट साइड के पैर के ऊपर, अगर उस मच्छर ने काट लिया तो वो मच्छर, आपका हाथ क्या करेगा? आपका हाथ उसको ऐसे करके मारेगा और हो जाएगा। अब इस हाथ को क्या मालूम कि मच्छर ने यहीं काटा था, इसने ये काम यहाँ क्यों नहीं किया? ये एक इंफॉर्मेशन ट्रैक है कि यहाँ पर समस्या पैदा हुई, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को गई, ब्रेन ने ऑर्डर दिया इस हाथ को कि जाके वहां स्थिति को संभालो, ये हाथ आया और इसने स्थिति को संभाला। तो ये एक इंफॉर्मेशन ट्रैक जो है ये पूरा इलेक्ट्रिकल बॉडी के ऊपर डिपेंड है, और उसी की वजह से ये सुचारू रूप से चल पाता है, अपना कार्य संपन्न कर पाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल, अब होता क्या है, जब कभी हम कोई पेन किलर खाते हैं, हमें कोई बीमारी है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बॉडी में, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो डॉक्टर्स हमें पेन किलर देते हैं। ये पेन किलर क्या करता है? ये पेन किलर हमारे इस इंफॉर्मेशन ट्रैक को कट कर देता है बीच में से। ये इंफॉर्मेशन ट्रैक जैसे ही कट हुआ तो हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि बॉडी में कहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक इस तरह से जैसे अभी दिल्ली में जो है राइट्स हुए, कोई दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब दिल्ली के जो डीआईजी थे, दिल्ली के जो आईजी थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने लोकल एसएसपी को कि भाई वहां जाके स्थिति को संभालो, और वो वहां गए, उन्होंने स्थिति को संभाला। लेकिन अगर यही काम उनको पता ही ना चलता, उनका जो मोबाइल से संपर्क था या उनका जो टेलीफोन से संपर्क था, टेलीफोन का तार काट दिया जाता, उनको पता ही नहीं चलता, तो आईजी साहब सोचते हैं कि मेरी स्टेट में सब सुख शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बॉडी के साथ भी यही हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा दोस्तों, 2 साल का बच्चा जब रोता है ना, तो माँ अगर किचन में काम कर रही है तो वो परेशान हो जाती है, वो आके उसको चुप करने की कोशिश करती है, घर के लोग भी आवाज लगाते हैं भैया इसको चुप करो। अगर माँ ने एक कपड़ा लिया और उसके मुंह में ठूंस दिया कि इसकी आवाज बंद हो जाए, तो क्या होगा? और फिर अपने आप घर वाले भी फ्री हो गए कि हाँ जी बच्चा चुप हो गया, और माँ भी काम करने चली गई। बच्चा जब रो रहा था ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम थी उसकी बॉडी में, हो सकता है उसके पेट में दर्द हो रहा हो, क्या प्रॉब्लम थी? आपने कपड़ा ठूंस दिया, अब हो सकता है कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी बॉडी के साथ यही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? उस आवाज को नहीं सुन रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन ट्रैक को पेन किलर के द्वारा कट किए दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए एक और मैं जरूरी चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर हम हेल्दी स्वास्थ्य चाहते हैं, मतलब हेल्दी हेल्थ चाहते हैं, गुड गट हेल्थ चाहते हैं, तो हमें अपने आप को आयुर्वेद की नजर से अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर कहूंगा कि जब ब्लड होता है, उसका टेस्ट कराया जाता है, उसके अंदर अल्केलाइन और एसिड का एक रेशियो होता है जिसको पीएच लेवल बोला जाता है। अल्केलाइन ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ये रेशियो है प्रकृति की तरफ से दिया गया है, 80% अल्केलाइन, 20% एसिड। ये रेशियो जैसे ही डिस्टर्ब होगा, हमारी बॉडी प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाएगी, और हमारी बॉडी हमें इंडिकेट भी करती है, बट हम उसको पहचान नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है। अब होता क्या है, अब अल्कलाइन क्या होता है, इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आपने देखा होगा दोस्तों, कभी उंगली कट जाती है, उसमें ब्लड निकलने लगता है, तो हम अक्सर उसको मुंह में ले लेते हैं। जब आप मुंह में लेते हैं तो ब्लड का टेस्ट आपको पता चलता है, और वो होता है कसेला कसेला, क्षारीय जिसको बोलते हैं। वो जो क्षार है ना, वही अल्कलाइन है। तो ये क्षार हमारी बॉडी में 80% है, और 20% एसिड है। एसिड की भी जरूरत है। एसिड जो है हमारे खाने को गलाता है, पचाता है, बहुत सारे उसके क्रियाएं हैं जो वो करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है ना। तो ये जो 80% अल्कलाइन है, अब ये कैसे होगा? अगर हम जो भी कुछ खान पान खा रहे हैं उसके अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि 80% अल्कलाइन खाना है और 20% एसिड खाना है, तब आपको ये चीज ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी, बिना किसी दवा के लिए, बिना किसी सप्लीमेंट के लिए ये ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी। सवाल ये है कि हमें पता तो हो कि ये होना कैसे है, या एसिड क्या है और अल्कलाइन में क्या चीजें आती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कीजिए। मुझे उम्मीद है सभी लोगों के पास ये ट्रेनिंग सेशन हेल्थ के ऊपर हो रहा है, डायरी पेन जरूर होगा, प्लीज नोट डाउन करते जाइए। ये आपके प्लान में ये सब चीजें काम आएंगी, आपके एक्शंस में ये काम आएंगी, आपकी बातों में ये काम आएंगी। अगर इन चीजों को आपने डिटेल कर दिया ना, 15-20 मिनट में, आधे घंटे के अंदर सामने वाला बिना प्लान दिखाए आपके साथ आएगा इस बिजनेस के अंदर। बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ये जो अब हमें ये जानना है कि अल्कलाइन में क्या चीजें आती हैं और एसिड में क्या चीजें आती हैं। देखिए आप लिखिए, मांस, मछली, अंडा, ये सब एसिड में आता है। मांस, मछली, अंडा,
नमक, शक्कर, ऑयल, बटर, फिश, चिकन वगैरह, एग का भी जो येलो पार्ट है वो एसिड है और व्हाइट पार्ट जो है वो अल्कलाइन है। ये तमाम सब चीजें जो है, जितने भी ग्रेन्स हैं वो सारे एसिड में आते हैं। ये तमाम सब चीजें आती हैं एसिड में। अब बात आती है अल्कलाइन में क्या आता है। अल्कलाइन में आता है दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क और एग का व्हाइट पार्ट। ये सिर्फ 3 चीजें आपके एसिड में आती हैं। अब होता क्या है, आपको भूख लगी, आप खाना खाने के लिए बैठे, आपने पूछा भाई क्या बनाया है, तो आपकी मिसेज ने कहा कि जी बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या बनाया है कि भाई दाल चावल है, सब्जी है, अचार है, पापड़ है, ये है वो है, दुनिया में आपका मुंह में पानी आ गया कि अरे जी आज तो खाना बढ़िया मिल जाएगा। आप हाथ धो के खाना खाने के लिए बैठे, आपकी थाली सामने आई, उस थाली के अंदर बढ़िया गेहूं की रोटियां रखी हुई है जिसके ऊपर घी लगाया हुआ है, साथ में पापड़ है, साथ में अचार है, साथ में थोड़ा सा सलाद की कटोरी भी है, इसके बाद में पनीर की सब्जी है, इसके अलावा और 2 सब्जियां हैं, बॉइल्ड चावल भी है, दाल भी है। अब आपने वो खाना बहुत बेहतरीन तरीके से खाया और आपको बड़ा टेस्टी लगा और आपने बिल्कुल तृप्त होकर उस खाने को खाया। और खाना खाने के बाद आप हाथ पाथ धोए, उसके बाद आपने रेस्ट किया, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो गए। सोने के बाद जब आप उठते हैं 2 घंटे के बाद में, तो आपको लगता है यार थोड़ी सी यहाँ जलन सी हो रही है, ये एसिड सी बन रहा है यार, मैंने तो खाना घर का खाया है, कोई बाहर की चीज नहीं खाई, ये एसिड क्यों बन रहा है यहाँ पर, मुझे बड़े जलन सी हो रही है, क्यों हो रही है। अब आप अपनी थाली पे दोबारा निगाह डालिए कि आपने जो खाया गेहूं की रोटी, ग्रेन, एसिड, पापड़ जो खाया आपने वो क्या था, एसिड, क्योंकि वो भी ग्रेन था, दाल का पापड़ है या बेसन का पापड़ है, किसी का भी है। रोटी के ऊपर घी जो बटर लगाया हुआ था वो भी एसिड, अचार में जितने मसाले थे सारे एसिड, अचार में तेल था वो भी एसिड, इसके अलावा पनीर की सब्जी एसिड, ये तमाम सब चीजें जो आपने खाई वो 100% एसिड खाया। सिर्फ 5% आपकी जो सलाद की कटोरी थी वो आपका अल्कलाइन था। तो दोस्तों आपने जब अपनी थाली को देखा तो उसमें आपने 95% एसिड खाया और 5% आपने अल्कलाइन खाया। अब एसिड की नेचर क्या होती है, हाथ पे आप एसिड डालेंगे तो क्या करेगा, जला देगा। तो वो अंदर जा रहा है तो क्या कर रहा है, जला रहा है। तो हमें अपने खान पान पे भी विशेष ध्यान देना होगा ताकि हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिले। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम 80% अल्कलाइन का खाना खाएं और एसिड जो है वो कम से कम खाना की कोशिश करें ताकि आपका पीएच लेवल बढ़ सके। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं पीएच जो है वो आपका 7-8 जो पीएच है वो बेटर पीएच कहलाता है, जिसमें आपकी अल्कलाइन जो है वो ज्यादा होता है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो वो हेल्थ की समस्याएं रही जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसका समाधान और निदान डॉक्टर्स ने या साइंटिस्ट ने क्या बताया। डॉक्टर्स नहीं बताते, डॉक्टर्स तो उस चीज को अप्लाई करवाते हैं, रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। बेटर हेल्थ के लिए हमें किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है, ताकि हमारे जो स्वास्थ्य है वो बेटर तरीके से उसको मेंटेन किया जा सके। साइंटिस्ट ने बताया, अगेन हम जाते हैं डॉक्टर लाइनेस पॉलिन के और उनकी थीसिस के ऊपर। तो डॉक्टर लाइनेस पॉलिन जो है वो हमें बताते हैं कि हमें खाना क्या चाहिए। उन्होंने एक थेरेपी दी जिसको एमआरटी कहा जाता है, मॉलिक्यूलर रिफॉर्म थेरेपी, एमआरटी। ये एक बहुत बेहतरीन और बहुत यूनिक थेरेपी है और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारा जो प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा वो 100% उस पैथी के ऊपर डिपेंडेंट प्रोडक्ट है, इसीलिए इसके मार्वलस रिजल्ट है। मतलब इस चीज को आप यहाँ पर पूरी तरह से देख पाते हैं, उसकी छवि को जो उन्होंने कहा था वो आपको रेनेटस नोवा के अंदर 100% यहाँ पर आपको दिखाई देती है। वरना इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं है जो इन चीजों के, इन पैरामीटर्स के ऊपर 100% पूरा उतरता हो। डॉक्टर लाइनेस पॉलिन ने ये कहा है कि अगर आप बेहतरीन हेल्थ चाहते हैं तो आपको ये 4 स्तंभ जो है एमआरटी के, मॉलिक्यूलर रिफॉर्म थेरेपी के, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला स्तंभ है डिटॉक्सिफिकेशन। आपका बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है। दूसरा आपको ये करना है कि बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रिशन आपको करनी है, यानी जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पर डे हमारी बॉडी को पड़ती है वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपको होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको डाइट खानी चाहिए, लेकिन क्या हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं, नहीं खा रहे। हमारा तो थाली बिल्कुल डिस्टर्ब है, इसलिए हमारी हेल्थ भी डिस्टर्ब है। तीसरी चीज उन्होंने एक और बताई और ये बताया कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इनटेक इन योर बॉडी। तो दोस्तों हमारा जो रेनेटस नोवा है ये ऑक्सीजन इनटेक को इंक्रीज करता है। ये बात 100% प्रूवन है कि आपका मूड स्विंग अगर हो रहा है ना तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जो संख्या है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है आपकी बॉडी के अंदर, इसलिए वही मूड आपका स्विंग हो रहा है। इसके बाद चौथा और लास्ट है और वो है एक्टिवेशन ऑफ सेल्स, यानी हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए हेल्थ रेगुलेशन उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो एक्टिवेशन ऑफ सेल्स जो होता है वो उससे रेगुलेट होता है पूरी तरह से।
अब दोस्तों उसके बाद में अल्केलाइन और एसिड को मेंटेन करने के लिए भी उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला है LWPW। आप इसको LWPW से समझ सकते हैं। LW का मतलब होलसम, LWPW मतलब लिविंग फूड, L का मतलब लिविंग फूड, और दूसरा होलसम मतलब नेचुरल तरीके से, तो जिंदा फूड हमें खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां जिंदा फूड कह रहा है। आज ही लेके आएंगे जिंदा फूड, जितना भी नॉन वेज है उसको फ्रिज में आप डाल दो, मरा हुआ फूड है, वो डेड फूड है। सब्जी को भी लाके अगर आपने 8 दिन के लिए फ्रिज में रख दिया, वो डेड फूड हो गया। आपको जिंदा या ताजा फूड चाहिए। तो लिविंग फूड खाना है और होलसम खाना है, ज्यादा संख्या में, ज्यादा क्वांटिटी में खाना है। उसके बाद LW और PW का मतलब है प्लांट बेस्ड होना चाहिए, आपका प्लांट बेस्ड होना चाहिए तो ज्यादा बेहतरीन है। और दूसरा तीसरा W का मतलब है वाटर रिच होना चाहिए। आपको वाटर इनटेक इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि मिनिमम आपको 4 लीटर वाटर पूरे दिन में इनटेक करना है, और पानी इसके साथ दवाई की तरह से काम करता है। अभी मैं रिलेट आपको बीच बीच में करता चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना तो हमारा प्रोडक्ट दवाई है, और न ही हम सब यहाँ पर जो इसको रिकमेंड कर रहे हैं वो डॉक्टर है। इस बात का विशेष ध्यान है। ये सिर्फ हमारे इम्यूनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारी उस सिस्टम को, जो हमारे, देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में प्रकृति की तरफ से ऑटोमेटिकली एक सिस्टम दिया हुआ है जो हमारी बॉडी की तमाम बीमारियों को क्योर करने की क्षमता रखता है। लेकिन बाहरी जो अटैक्स होते हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाता। जितनी भी मेडिसिन हम खाते हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स हम खाते हैं, वो उस पाथ को, उस वे को सुचारू करने के लिए ही होता है सिर्फ। ये जितने भी दवाइयां हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, वो कभी भी हमारे बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं लिए जाते, वो सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिए जाते हैं। जैसे पिछले दिनों में आपने कोरोना काल में देखा कि हमारा इम्यूनिटी वीक हो गया था, इसलिए वो उस चीज ने अटैक किया। तो जब आप रेंटस नोवा जैसा कोई और प्रोडक्ट या रेंटस नोवा लेते हैं, तो आपका इम्यूनल सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना ज्यादा बूस्टअप हो जाता है, वो फोर्टिफिकेशन, वो किलेबंदी जो आपके शरीर में बाहरी रोगाणु से घुसने को अंदर से रोकती है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि आप बीमारियों से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं, और जो अंदर है उनको भी निकाल के बाहर फेंक देती है। तो फिर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो ये हमें इस चीज का ध्यान रखना है। LWPW ये एक सिस्टम है, अगर हम इस पे पूरी तरह से चलेंगे तो 100% हम आप जो है बेहतरीन स्वास्थ्य के मालिक हो सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, हालांकि समय काफी हो रहा है, मुझे इस बात का थोड़ा सा ख्याल है, लेकिन विद इन 10 मिनट्स में अपने बात को यहाँ खत्म करना चाहूंगा। तो दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने शरीर को, अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को खींचते हुए बहुत दूर तक चले आए हैं। आज आप देखिए पिछले 100 साल के किसी आदमी को, या 200 साल पुराने किसी आदमी को, या 500 साल पुराने किसी आदमी को अगर आप लेके आते हैं और उनको आज की दुनिया दिखाते हैं, तो वो भाग जाएंगे छोड़ के। वो कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है, मतलब एरोप्लेन उड़ता हुआ 200 साल पहले उन्होंने नहीं देखा था, 300 साल पहले एरोप्लेन, जो हवाई जहाज, मतलब ये कौन सी मशीन है लोहे की, है ना? और ये आदमी खड़ा खड़ा बातें कर रहा है, मतलब कमाल की बात है, किससे बातें कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं है? दोस्तों मेरे साथ ये वाकया हुआ है। मेरी एक मौसी थी जो एजेड थी, काफी बहुत बड़ी एज में थी, और उनको ज्यादा इस चीज की जानकारी नहीं थी। और एजेड लोग तो आज भी मोबाइल आप दे दें तो वो भी मोबाइल पूरी तरह से चलाना नहीं जानते, सिर्फ ऑन ऑफ जरूर करना सिखा देते हैं बच्चे उनके। तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे मेरे जो कजिन है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, वो एक E क्लास साइंटिस्ट है, पूना में NCL में उनका काम है। तो वो उनके पास गई, अपने मतलब बेटे के पास मदर गई, और आपको ताज्जुब होगा वहां NCL कॉलोनी में तमाम बड़े बड़े C क्लास, E क्लास, D क्लास साइंटिस्ट वहां पर मौजूद थे। एक साइंटिस्ट जो थे वो बहुत लर्नेड थे, और वो हाथ में छोटा सा मोबाइल लेके ऐसे कान पे उन्होंने लगा रखा था जो दिख नहीं रहा था, और वो बातें करते हुए आगे चलते चले जा रहे थे। वो उनके पास से जब गुजरी तो उन्होंने कहा यार ये आदमी ये अकेला बातें करता हुआ जा रहा है, कहीं पागल तो नहीं? उन्होंने अपने बेटे से कहा, मेरे ब्रदर इन लॉ से कहा कि देखना जरा ये आदमी अकेला बातें करता हुआ जा रहा है। साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा दिमाग यूज करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग से ऐसे हो जाते हैं। उनकी बात सुन के वो बहुत ज्यादा हंसे। तो ये स्थिति मैं आज की बता रहा हूँ, अगर आज 200 साल पुराने आदमी को लेके आएंगे वो भाग जाएगा, जंगल में जाके खड़ा हो जाएगा। तो स्थिति क्या है, चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तित हो चुकी है, हम बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, हमारी दुनिया बहुत ज्यादा प्रगति कर रही है, हमारा समाज प्रगति कर रहा है, हमारा सिस्टम प्रगति कर रहा है, इनोवेशन का जमाना है, लेकिन उस प्रगति के साथ साथ पतन भी साथ चल रहा है, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अब हमें बैक होना पड़ेगा, हमें वापस आना पड़ेगा। हम ABCD करते हुए आगे गए। बहुत बेहतरीन टर्मिनोलॉजी आपको और दूंगा, मजा आएगा, आपको बात करने में मजा आएगा, और सामने वाला कहेगा कि बहुत बेहतरीन चीज आपने बताई और समझाई है। ABCD करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, और Z तक अभी नहीं पहुंच पाए, अभी और समय लगेगा Z तक पहुंचने में।
लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अब आपको हमें यहाँ से बैक होना चाहिए हेल्थ के ग्राउंड पे। जिंदगी में तरक्की करना बहुत अच्छा है, जरूरी भी है, लेकिन साथ में अपनी हेल्थ को भी मैनेज और मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम एक बेहतरीन और सफल जीवन के मालिक हो सकते हैं दोस्तों। ABCD का मतलब है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। अब आपको इसको उल्टा पढ़ना है जो डॉक्टर लाइनेस पॉलिन ने कहा है। हमें क्या करना है? D फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। D फॉर बैलेंसिंग ऑफ योर न्यूट्रिशन, D नहीं, सॉरी, D for detoxification of your body, C for cleansing of your colon and intestine, B for balancing of your nutrition, and A for activation of your cells. D, C, B, A. अब ABCD की जगह आपको बोलना है D, C, B, A. Detoxification of your body, cleansing of your colon and intestine, balancing of nutrition और activation of your cells. अगर आपने ये कर लिया तो आपसे ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य आपके समाज में, आपके फैमिली में, आपके घर में किसी का भी नहीं हो सकता। दोस्तों ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब ये हमारा प्रोडक्ट रेनेटस वेलनेस या रेनेटस नोवा कैसे इस काम को करवा पा रहा है, ये मैं आपको 2 मिनट लूंगा और आपको बता दूंगा। रेनेटस के नाम से ही मैं इतना प्रभावित हूं कि आज मैं इसको देखते, इसको सुनते ही गदगद हो जाता हूँ। शुरुआती एज में भले ही पैसा कम आता हो दोस्तों, लेकिन इस प्रोडक्ट की जो इंपॉर्टेंस है अगर आपने वो समझ ली ना तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप रेगुलर इसकी आदत डालने में 6 कैप्सूल पर डे लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए अगर हम ये ले रहे हैं ना तो ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। हमें किसी इंश्योरेंस के, हेल्थ के इंश्योरेंस को कराने की जरूरत नहीं है। एनीवे, रेनेटस का मतलब है नेटस जो है लेटिन भाषा का एक शब्द है नेटस। नेटस का मतलब होता है बर्थ, जन्म, और रीनेटस का मतलब पुनर्जन्म। दोस्तों ये पुनर्जन्म के नाम से जो प्रोडक्ट दिया है, नोवा का मतलब नया, तो नया पुनर्जन्म आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, चाहे वो हेल्थ के ग्राउंड पे हो, चाहे वो वेल्थ के ग्राउंड पे हो। लोगों ने अपनी जिंदगी को ऐसे से ऐसे कर लिया यहाँ पर दोस्तों। ये एक बेहतरीन और लाजवाब जो आविष्कार है जो हमारे साइंटिस्ट ने हमें दिया है वो अपने आप में यूनिक है दोस्तों, लाजवाब है। इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हम एक बेहतरीन अपनी जिंदगी को कायाकल्प कर सकते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी जिंदगी को और अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को, सबको। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोगों से, आप यहाँ पर आ तो गए हैं, चाहे धक्का देके आप यहाँ पर आए हो, लेकिन अब आप अगर गए तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आप इसमें कोशिश में लगे रहिए, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट के यूजर रहिए। हमारा प्रोडक्ट जब बॉडी के अंदर जाता है, इसका सबसे पहला काम ही डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींजिंग करने का है। गर्म पानी से इसीलिए लिया जाता है ताकि, देखिए गर्म पानी के बारे में बात आई है तो मैं और कहता चलूं कि हॉट वाटर थेरेपी अपने आप में एक यूनिक थेरेपी, पैथी है। हॉट वाटर के साथ में यहाँ रिकमेंड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि एक साइंटिस्ट जो है उनका ये फॉर्मूला है, मतलब एक ये बहुत बड़ा फॉर्मुलेशन है कि कोई भी चीज ठंड पाके सुकड़ती है, कोई भी चीज सर्दी से सुकड़ती है, सॉलिड हो जाती है, और हीट पाके वो पिघलती है, फैलती है और लिक्विड हो जाती है। यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं और आपसे भी करेंगे कि गर्म पानी से ही क्यों लेना है। मैं आज आपको वो भी चीज क्लियर कर दूं। गर्म पानी से इसलिए लिया जाता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी जो है वो क्यों काम करता है, पानी क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे अंदर कनेक्टिविटीज को बढ़ाती है। पानी पेड़ के लिए भी फायदेमंद है, जो जड़ों में कनेक्टिविटी पैदा करती है, हमारे शरीर में भी लिंकअप करती है सारे सिस्टम को, वो कनेक्टिविटी। इसीलिए हम जब उसके अंदर तार डाल के बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जल जाता है। लेकिन आज जितना भी मिनरल वाटर, जो सो कॉल्ड मिनरल वाटर मार्केट में मिल रहा है ना, बिस्लरी का सबसे बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड, उसके अंदर आप 2 तार डाल के देखेंगे पानी का, आपका बल्ब नहीं जलेगा। आपका बल्ब जलेगा उसी टैप वाटर से, उसी नल के पानी से जो गंदा समझा जाता है, जिसके लिए हम लोग पीते नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं आरओ का पानी। तो वो जो मिनरल्स हैं वो कनेक्टिविटी को जनरेट करते हैं। अब पानी कब काम करेगा? जब वो हमारे सेल्स में पेनिट्रेट हो जाए पूरी तरह से। मैंने एक बात बताई थी कि हीट पाके कोई चीज पिघलती है और ठंड पाके सुकड़ती है। अगर आप फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो वो पानी हार्ड वाटर है, वो पानी सॉलिड हो गया, अब वो आपके सेल्स में पेनिट्रेट ही नहीं हो पा रहा है। जब ये प्रोडक्ट आपका रेनेटस अंदर गया पेट में, इसने आपके टॉक्सिन्स को गलाना शुरू किया। जब हमारे सेल्स के ऊपर पॉल्यूशन की जो लेयर जम गई थी, उस लेयर को इसने हटाना शुरू किया। जब वो लेयर हटी तो सेल्स ने पानी को पीना शुरू किया। जब वो पानी अंदर एब्जॉर्ब हुआ तो उसके लिए उसका लिक्विड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड है, तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। इसलिए हॉट वाटर रिकमेंड किया जाता है। पानी जब प्रॉपर वे में आपके सेल्स को मिल गया तो सेल्स ने आंखें खोल दी, उसको ताजगी आई। ये ठीक इस तरह से है जैसे आपके मुंह पे एक टेप लगा दिया जाए, हाथ पीछे बांध के कमरे में डाल दिया जाए,
प्यास लगेगी आप चिल्लाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, भूख लगेगी आप बोलेंगे, कोई नहीं सुनेगा। अगर यही स्थिति पूरे दिन रहती है तो आप मूर्छित हो जाएंगे। अगर यही स्थिति 4 से 5 दिन रहती है तो आपकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, हमारे सेल्स के साथ में यही हो रहा है। हमारे सेल्स के ऊपर पॉल्यूशन की एक लेयर जम जाती है। वो पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूटेड एयर से भी जा रहा है, पॉल्यूटेड ऑक्सीजन जा रही है, पॉल्यूटेड वाटर जा रहा है, पॉल्यूटेड फूड जा रहा है, और पॉल्यूटेड जो केमिकल पॉल्यूशन है वो भी जा रहा है। ये चारों पांचों कारण जो है वो पॉल्यूशन हमारे अंदर ले जा रहे हैं, जो सेल्स के ऊपर एक लेयर जमा देते हैं। ये सबसे पहले उसको धोता है, साफ करता है, क्लींस करता है, और सेल्स पानी पीना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है, सांस मिलती है उसको, आंखें खोलता है वो, फिर उसको भूख लगती है, वो खाना मांगता है। तो हमारे इस कैप्सूल में हर वो न्यूट्रिशन हमारे साइंटिस्ट ने खोज खोज के एक एक ऐसी यूनिक हर्ब इसके अंदर इस्तेमाल की है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेशन और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो वो इसके अंदर डाली है जो हमारी प्रतिदिन मात्रा में हमारे शरीर की उसकी जरूरत रहती है, वो इसके अंदर पड़ी हुई है, वो इसको एनर्जी देती है। और उसके बाद जब वो सेल्स खा पी के और तैयार हो गया, उसने 1 घंटे 2 घंटे का रेस्ट भी किया, तब फिर हमारी बॉडी कहती है, या रेनेटस नोवा कहता है कि चलो अपने काम पे लगो। अब उस सेल्स को उसको एक्टिवेट करने का काम भी आखिर में सबसे लास्ट काम रेनेटस नोवा करता है कि उसको सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो ये चारों काम जो है सेल्स बहुत सुचारू ढंग से करता है। इसीलिए अगर वो सेल्स एक्टिवेट हो गया दोस्तों, तो वो सेल्स अगर आपके पेनक्रियास का था तो आपको डायबिटीज में फायदा दिखेगा। वो सेल्स अगर आपका किडनी का था तो आपको किडनी की रीनल जितनी भी समस्या है उसमें आपको फायदा दिखेगा। वो सेल्स अगर आपके घुटने के लिगामेंट का था तो उसमें आपको आर्थराइटिस में फायदा दिखेगा। वो सेल्स अगर आपका ब्रेन का था तो आपको ब्रेन की जितनी भी समस्याएं, अल्जाइमर डिजीज है, उसमें आपको फायदा दिखेगा, डिमेंशिया में फायदा दिखेगा। मेरे कई पेशेंट्स के ऊपर रिजल्ट आए हैं। अगर वो सेल्स आपका ब्लड का था तो आपको हाई ब्लड प्रेशर में और कार्डिक प्रॉब्लम्स में आपको फायदा दिखेगा। इस तरीके से हमारा रेनेटस वेलनेस पूरी बॉडी की तमाम समस्याओं को हल करने के लिए हमारी बॉडी को सुचारू एक वे देता है, एक ऐसा सुचारू एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। उस मशीन के सारे पार्ट्स को धो धा के उसको बिल्कुल क्लींस करके उसको सर्विस करके रख देता है, जिसकी वजह से बीमारियों का एंटर होने से ही रोक लग जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इसका कि रेनेटस नोवा ने बेहतरीन तरीके से अपना वो पूरा जिम्मेदारी निभा रहा है अच्छे तरीके से। अब दोस्तों, जिम्मेदारी निभाने का टाइम हमारा और आपका है कि हम इसको जिम्मेदारी के साथ में अपने तमाम हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, और अपने समाज में जितने भी लोग हैं उनकी भी गारंटी और जिम्मेदारी आप लें। और ये जिम्मेदारी आपकी है। कल को अगर उनको पता चलेगा कि भैया शर्मा जी आपको मालूम था तो आपने मुझे क्यों नहीं दिया, अगर उसको किसी और के थ्रू पता चल गया ना, वो कहेगा शर्मा जी आपने अपना नहीं समझा मुझे, तो ये डायरेक्टली ब्लेम आपके ऊपर आएगा। हमारी और आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम इसको मैक्सिमम प्रमोट करें, मैक्सिमम इसको आगे बढ़ाएं कि इसके दो ही चीजें, इसके हाथ पैर मुंह नहीं है, ये चल के जा नहीं सकता, अपने आप को बता नहीं सकता, तो इसलिए इसका काम हमें करना पड़ेगा। आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी मॉडर्न ही हमें देना पड़ेगा। ये मॉडर्न सॉल्यूशन है, सिंगल कैप्सूल इस सारी समस्याओं के समाधान में जो आपकी हेल्थ के जो भी आपके जो सिस्टम में गड़बड़ियां आई है उस सिस्टम को ठीक करता है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि बीमारी को ठीक नहीं करता। रेनेटस नोवा किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता, ये बीमार को ठीक करता है, आपके सिस्टम को ठीक करता है। और इसीलिए पाठक जी भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, और हम सब रिनोवियंस ये कहते हैं कि ये कोई दवाई नहीं है और हम लोग कोई डॉक्टर्स नहीं है। इसलिए ये एक सप्लीमेंट है, और इसको आपको और हमें डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी का हिस्सा अगर बना लेते हैं तो आने वाला समय आपके बजट में से जो डॉक्टर का खर्चा है, जिसको हम लिखते हुए भी डरते हैं कि कहीं ऐसा अगर हम लिख लिया तो कल को ऐसा कोई हेल्थ चैलेंजेस हमारे सामने ना आ जाए लिखने। लेकिन जैसे कबूतर है ना, बिल्ली को देख के अगर आंखें मूंद लेता है ना, तो उससे बिल्ली के खतरे से बचा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से अगर हम इस चीज से अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो हम उस खतरे से, आने वाले खतरे से बच नहीं सकते, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाइए, एक बेहतरीन स्वस्थ जीवन और सुंदर जीवन के आप मालिक बनिए। अगेन मैं वही कहूंगा कि ये शरीर एक ऐसा मंदिर है जो ऊपर वाले की तरफ से हमें दिया गया है, इसकी रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। ये एक वाहन है, ये एक ऐसा वाहन है कि जिसमें शरीर एक ऐसा वाहन है जिसमें जिंदगी सफर करती है। दोस्तों, अपने वाहन को सेहतमंद ईंधन दीजिए ताकि आपकी जिंदगी खूबसूरत यात्राएं कर सके। हम सब लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, हम सब लोग खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो खुशहाल जिंदगी देने में मैं कहता हूं कि मोर देन 75% रोल हमारे रेनेटस निभा रहा है। इस समय घरों में खुशियां आ रही हैं, लोगों में आप आपस में पारस्परिक मेलजोल, प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है समाज में। आखिर में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, बहुत समय लिया। कि उनका जो काम वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम वो अहले सियासत जाने, अपना तो काम है मोहब्बत,
जहां तक पहुंचे। दोस्तों, मोहब्बत पहुंचाना, मोहब्बत भेजना, मोहब्बत बांटना हमारा काम है। सेवा भाव से इस काम को करते चलिए, सर्विंग नेचर से आप करते चलिए, डेफिनेटली सफलताएं आपके कदम चूमना शुरू कर देंगी दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू पाठक जी, थैंक यू मेरी तमाम हेल्पलाइन का, जिनकी बदौलत, जिनके अप्रिसिएशन से, की वजह से मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लायक बन पाया। थैंक यू उन तमाम ग्रो लाइन्स का, जिनकी बदौलत, जिनके प्यार की बदौलत जितने भी रिनोवियंस आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दोबारा से यहाँ पर बोलने के लिए ऑर्डर दिया और मैं यहाँ पर आ पाया। और उम्मीद मेरी ये है कि आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़ेगी, जो कुछ मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, अपने जिंदगी को गुजारा है, अपनी पैथीस से सीखा है, अपनी एजुकेशन से सीखा है, वो मैं आप तक सिखाने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस। रॉक कर रहा है रेनेटस सर, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को अभिव्यक्त किया और मुझे उम्मीद है कि एक लोगों ने सारे नोट्स बना लिए होंगे और उस नोट्स को बनाने के बाद बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे आज के बाद और अभी के बाद। जितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं जरा कमेंट का ऑप्शन में मुझे बताएं कितने लोगों ने नोट्स पूरे तरीके से बनाए हैं, कितने पेजेस के बनाए हैं और क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या एहसास किया, क्या आपको इस तरीके की धमाकेदार ट्रेनिंग बैक टू बैक चाहिए, जरा ये सब भी कमेंट बताएं, उत्साह बढ़ाएं। और मैं आपको ये वचन देता हूं कि आने वाले वक्त में बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स आपको देखने को मिलेगी इसी मंच पे। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, रॉकिंग रेनेडस। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग।